कभी मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारे मुश्किलों का मुकम्मल समाधान हूँ, मैं इस देश का संविधान हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम आने वाले कुछ दिनों में मतलब अगस्त 1947 तक भारत देश छोड़ के चले जाएंगे। तब भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी और इसके लिए अनेक ऐसी समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रमुख थी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके बाद स्टेट कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, बट इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम कहते हैं मसूदा समिति। और इस मसूदा समिति में, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इसमें जो अदर मेंबर थे वो थे कृष्ण स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णचारी, एम.ए. माधव। देन व्हाई वी कॉल्ड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्यों हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता कहते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? आज तो कई लोग इसके ऊपर सवाल भी उठाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अकेले संविधान नहीं बनाया, उसमें 7 लोग थे, जैसे मैंने नाम लिया, इंक्लूडिंग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। सो इसका जवाब जो संविधान समिति में जो एक मेंबर भी थे जिनका नाम था टी.टी. कृष्णचारी, जिनकी नियुक्ति डीपी खैतान की मृत्यु के बाद मसूदा समिति में हुई थी। उन्होंने एक स्पीच दिया था सभागृह में, ये उनकी लाइन है। वो कहते हैं कि इस सभागृह से 7 सभागृह मेंबर को मसूदा समिति में सिलेक्ट किया गया था, उसमें से एक ने रिजाइन दे दिया, उनकी जगह दूसरे की नियुक्ति हुई। दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई, उनकी जगह किसी की नियुक्ति ही नहीं हुई। तीसरे सदस्य हमेशा अपने हेल्थ इशू की वजह से कभी भी इस मसूदा समिति में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसके बाद वाले सदस्य अपने स्टेट के पॉलिटिक्स में बिजी रहे, उन्होंने मसूदा समिति में अपना योगदान ही नहीं दिया। उसमें से एक सदस्य अमेरिका चले गए, उनका भी कोई योगदान नहीं था। इसीलिए ये पूरा मसूदा या ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर आई और उन्होंने पूरी मेहनत लगन से एक मसूदा बनाया। इसीलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज भी कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उन्होंने बाकी देशों को संविधान को पढ़ के ये संविधान बनाया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दुनिया के 60 संविधान को पढ़ा। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने भारत का भी संविधान पढ़ा है? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने भारत का संविधान भी पढ़ा होगा। कि जैसे हम देखते हैं कि अभी एक बच्चे ने बताया कि जब संविधान जब बनाया गया और जब एडॉप्ट किया गया आज ही के दिन, और 2 महीने बाद इसका इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को, तब इसमें टोटल आर्टिकल थे 395। आज कितने हैं? 448 टोटल। इसमें 106 अमेंडमेंट, या जिसे हम संशोधन भी कह सकते हैं, टोटल इसमें 106 आज संशोधन किए गए हैं। और भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये 3 भागों में डिवाइड है। एक है उसको आसानी से हम उसको चेंज कर सकते हैं, कि संविधान बनाने वाले जानते थे कि आज जो आर्टिकल जरूरी है वो कल जरूर नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कि बदलाव ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो उसमें आसानी से हम बदलाव कर सकते हैं। और दूसरा, सादे बहुमत से बदलाव कर सकते हैं। दूसरा कि उसके लिए 1/3 बहुमत चाहिए। और तीसरा, जिसको कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल, कि अगर उन आर्टिकल में बदलाव किया जाए तो जो संविधान का मूल रूप है वही बदल जाएगा। इसीलिए उसमें उस प्रकार की कंडीशन या प्रोविजन किया गया है कि उसमें आसानी से बदलाव करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, राष्ट्रपति की नियुक्ति, कि हमारे संविधान में नोट किया गया है कि आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 ये राष्ट्रपति की नियुक्ति के ऊपर लिखा गया, जिसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 54 जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझाते हैं। उसमें कहा गया है कि जो आम चुनाव होते हैं
एक होती है डायरेक्ट चुनाव, दूसरा होता है इनडायरेक्ट चुनाव। डायरेक्ट चुनाव यानी जिसमें कॉमन पीपल वोट करते हैं, जैसे लोकसभा के जो एमपी हो गए या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हो गए, वहाँ पे जो भारत का नागरिक है जिसकी एज अबव 18 है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वोट देगा। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? क्लास 9। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जिनको हमने चुन के दिया है, एमएलए एमपी। अगर जो लोकसभा में जो जिसकी भी सरकार है उन्हें सोचा कि नहीं इस बार विधानसभा के जो एमएलए हैं वो वोट नहीं करेंगे, सिर्फ एमपी वोट करेंगे, इसलिए उनको संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 54 में। और यह संशोधन कब सक्सेस होगा अमेंडमेंट? कि जब लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी मामूली नहीं होती है कि यहाँ पे तो सरकार बनने में हमें मालूम है कि 1/2+1 मेजोरिटी चाहिए, वो भी नहीं मिलती है। गठबंधन को भी बड़ी मुश्किल से 1 या 2% ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो 2/3 यानी 66% मेजोरिटी मिलना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद प्लस उसमें 1/2+1 स्टेट की परमिशन चाहिए। कितने स्टेट है आज? 28। हाँ, भारत में कितने स्टेट है आज? 28। हाफ कितने हो गए? 14+1 यानी 15 स्टेट। और जैसे राज्यों में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, इसीलिए अब 15 स्टेट की परमिशन मिलना आसान है क्या? नहीं है। तो ऐसे कुछ मतलब उसमें प्रोविजन किया गया है कि आसानी से संविधान में संशोधन करना, कुछ ऐसे आर्टिकल है कि उसको उसमें आसानी से संशोधन करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा जो संविधान है ये सबको समानता देता है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं। इसमें नौकरी की समानता, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, जात के नाम पे, लिंग के नाम पे, भाषा के नाम पे। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 17 है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी जीत मानी जाती थी। आर्टिकल नंबर 17 जिसमें जो अस्पृश्यता का पूरी तरह से निर्मूलन किया गया था। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 32 है, ये भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है। ये भारतीय लोगों की नागरिकता अधिकारों का रक्षण करता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई किसी नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो वो डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकता है। अगर कोई किसी को अरेस्ट कर सकता है तो विदिन 24 आवर उसको कोर्ट के पहले, बिफोर 1947 महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं था क्या? वोटिंग का अधिकार था? प्रॉपर्टी का अधिकार था? नहीं था, क्योंकि धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा गया था। जैसे आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा कि मनुस्मृति पेज नंबर 18 अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13 में लिखा गया है कि कुछ ऐसे शब्द है जिनको आपके सामने मैं बोल भी नहीं सकता, कि महिलाओं को संदेह की नजर से देखा गया है, इसीलिए महिलाओं को ऊपर और बुढ़ापे में अपने लड़के के ऊपर। पर जो हमारा जो संविधान है वो इक्वल मानता है कि जितना अधिकार पुरुषों को उतना ही महिलाओं को है। पेज नंबर 218 पे लिखा गया है कि महिलाओं ने हमेशा महिला अपने पति की सेवा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, उपवास करने चाहिए। चाहे उसकी उपवास करते करते उसकी मृत्यु हो जाए तब उसको क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नहीं मानता है कि जितना सबको समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में इतनी नीच सोच थी, वैसे शूद्रों के बारे में भी वही सोच थी। कि शूद्रों के बारे में क्या लिखा गया था कि शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए विदाउट कॉस्ट। कोई पेमेंट मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तीनों वर्णों की क्या करो आप? सेवा करो। अगर कोई शूद्र बाय मिस्टेकली, उसके कानों में क्या डालना चाहिए? उबलता हुआ शीशा या गर्म तेल। गलती क्या है कि संस्कृत के वर्ड सुन लिया। अगर कोई शूद्र बाय मिस्टेकली संस्कृत के वर्ड बोलता है तो क्या करना चाहिए? उसकी जीभ काटना चाहिए।
ये लिखा था मनुस्मृति में। और कई लोग मानते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं, वर्ण सिस्टम अच्छा है, कि मैं भी कहूंगा कि वर्ण सिस्टम अच्छा है किसके लिए, जिनको फायदा होता है। अगर मैं टीचर हूं, मेरा लड़का बाय बर्थ क्या बनेगा, टीचर बनेगा, तो ये मेरे लिए तो अच्छा हो गया ना। बट हमारा संविधान कहता है कि जिसमें एबिलिटी है, चाहे वो कोई भी हो, वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति को पब्लिकली जलाया था। क्योंकि ये जो मनुस्मृति है सबको समान अधिकार देता है क्या, नहीं देता है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत में लागू किया गया था, तो ये इसीलिए इस संविधान की रक्षा करना हर भारतीय लोगों का एक कर्तव्य है। धन्यवाद।